हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फ्रेंड्स सामान्य हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने इस क्लास में चुने हैं। अगर आप यूपीएसआई 2025 और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न हमने व्याख्या सहित और विवरण में अच्छे से समझाया है सभी प्रश्नों को। तो किसी भी प्रश्न को स्किप ना करते हुए दोस्तों हर एक प्रश्न को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना समय गंवाते हुए। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो इसमें दोस्तों 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। सी ऑप्शन आपका सही है। 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। कुल मिला के टोटल जो वर्ण होते हैं वो आपके 52 वर्ण होते हैं। कुछ व्याकरण में 50 भी माने जाते हैं, जैसे छ और त्र ज्ञ को एक मान लिया जाता है। वर्णमाला की दो श्रेणियां होती हैं दोस्तों, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। वर्णमाला भाषा की नींव होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों कि दूसरा नंबर है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी में दोस्तों स्वर 13 होते हैं। जो कुल स्वर होते हैं वो 13 होते हैं। मूल स्वर होते हैं वो आपके 11 मूल स्वर होते हैं। जो मूल स्वर होते हैं दोस्तों ये आपके 11 होते हैं। ये मूल स्वर होते हैं। कुल आपके 13 स्वर होते हैं, जिसमें आह, अंग और आह को अयोगवाह बता दिया जाता है। जैसे 13 स्वर ना हो करके 11 होते हैं। कुल 13 हैं, जैसे आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ऋण ए आए, ओ आओ। अंग और आह ये दो स्वर आपके अयोगवाह होते हैं। अंग और आह कुल टोटल स्वर आपके 13 होते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। स्वर ध्वनियां स्वतंत्र होती हैं। जो स्वर होते हैं वो शब्द की आत्मा होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन की संख्या जो होती है वो 39 होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। व्यंजन उच्चारण में स्वर की सहायता लेते हैं, जैसे का, ख, ग, घ से शुरू होते हैं। इसमें व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता जरूर लेते हैं। पंचवर्गों में विभाजित होते हैं। श्रुतियों के आधार पर वर्गीय व अवर्गीय होते हैं व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे, प्रश्न समझ में आ रहे हो और अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी साथियों के साथ करिएगा। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न है वर्णमाला में प्रथम स्वर कौन सा है। तो वर्णमाला में जो प्रथम स्वर होता है वो आ होता है, छोटा आ, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आ मूल स्वर माना जाता है। सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि होती है। जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें आ की ध्वनि जरूर होती है। संस्कृत में भी आ प्रथम अक्षर है। इसे स्वर सम्राट भी कहा जाता है। छोटा आ यानी मूल स्वर को जो होता है इसे स्वर सम्राट भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा है। तो हिंदी वर्णमाला का जो अंतिम वर्ण है वो ज्ञ है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। यह अक्षर जो है वो जा और इया से मिलकर बना होता है ज्ञ। अंतिम वर्ण होने के कारण इसे अत्यांक्षर भी कहते हैं। ज्ञ को अत्यांक्षर भी कहते हैं। उच्चारण में भी कठिन है यह। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का दिया गया है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो आप सभी बताइए इसमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो आपका सही उत्तर है जो का है ये आपका व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है ये का। ऑप्शन सी सही उत्तर है। का व्यंजन वर्ग का प्रथम अक्षर है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र उच्चारणीय होते हैं। का वर्ग कवर्ग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से पता थे या आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। लास्ट में जरूर बताइएगा कुल क्वेश्चनों से। तो चलो 7वां नंबर प्रश्न है पंचवर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो पंचवर्गीय जो व्यंजन होते हैं
उनकी संख्या दोस्तों 25 होती है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। का, चा, टा, ता और पा 5 वर्ग होते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। कुल मिला के 5 इंटू 5 यानी 25, 5 गुणे 5 25 हो जाते हैं, इसीलिए पंचवर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। वर्गीय व्यंजन तालु, कंठ, मूर्धा आदि स्थानों पर आधारित है। जो व्यंजन है वर्गीय, ये व्यंजन तालु और कंठ, मूर्धा आदि स्थानों पर स्थानांतर आधारित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो अंग और अह को क्या कहा जाता है? तो इन स्वरों को क्या कहते हैं? तो इनको अनुनासिक स्वर और विसर्ग कहते हैं, या फिर अयोगवाह स्वर कहते हैं अंग और आह को। ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अनुनासिक, विसर्ग और अयोगवाह, इन 3 नामों से जाना जाता है। अंग इज इक्वल टू अनुनासिक स्वर, नाक से ध्वनि निकलती है। आह में विसर्ग स्वर, हल्की सांस की ध्वनि होती है। आह में अंग अनुनासिक स्वर है, जो नाक से ध्वनि निकलती है। दोनों मिलकर 13 स्वर पूरे करते हैं। आपको शुरू में ही बताया था, मूल स्वर 11 होते हैं और दोनों मिलकर ये आप 13 स्वर हो जाते हैं कुल जो होते हैं। संस्कृत से उत्पन्न रूप इनका है और अंग और आह का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि छा जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है? तो छा दोस्तों ये संयुक्त प्रकार का व्यंजन है, यानी संयुक्त व्यंजन है आपका छा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। छा इज इक्वल टू, यानी छा बराबर का प्लस सा, खा, यानी जो छा बना है वो 2 अक्षरों से मिलकर बना है, का और सा से मिलकर बना है। इसे एक वर्ण माना जाता है। संयुक्त व्यंजन बराबर 2 व्यंजनों का मेल होता है। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है यह, तो इसको आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इया का उच्चारण स्थान कौन सा है? इया का जो है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। आप सभी बोल के देखिए इया, तो इसका उच्चारण जो है वो तालु है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है। तालव्य वर्ण चा, छा, जा, झा, इया बोलकर आप देख सकते हैं, तो इसमें तालु जबान जो है वो तालु से टकराती है, तो इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। तालु से टकराकर ध्वनि बनती है। तालव्य ध्वनियां मधुर होती हैं। व्यंजन वर्ग च वर्ग होता है। इनका जो व्यंजन का वर्ग होता है वो च वर्ग के व्यंजन में इया वर्ण आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि टा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो टा का जो उच्चारण स्थान है वो आपका मूर्धा है। मूर्धा टा का उच्चारण स्थान है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। टा, ठ, ड, ढ, ड़। देखिए मूर्धन्य कर्ण वर्ण है ये, जो टा, ठ, ड, ढ, ड़ है। इनको आप बोल कर देख सकते हैं, तो मूर्धन्य वर्ण है। जीभ की नोक तालु से ऊपरी भाग से टकराती है, यानी जीभ की जो नोक है वो तालु के ऊपरी भाग से टकराती है, यानी तालु के हल्का नीचे, जो बीच का हिस्सा है उसके हल्का नीचे टकराती है। ट, ठ, ड, ढ। जैसे कठोर ध्वनि होती है, जो मूर्धन्य वर्ण होते हैं इनकी ध्वनि कठोर होती है। व्यंजन वर्ण ट वर्ग है। इनका जो वर्ग होता है व्यंजनों का, ये ट वर्ग के व्यंजन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। दोस्तों आप सभी को घबराना नहीं है। इस क्लास में हमने टॉप 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो एक प्रश्न को सभी लोग समझते हुए चलेंगे। तो 12 नंबर प्रश्न है, पा किस स्थान का वर्ण है? पा जो है, तो ये आपका दोस्तों ओष्ठ वर्ग का, जो पा है वो ओष्ठ वर्ग का स्थान है, पा वर्ण, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जैसे बोल के देखिए, पा, फ, ब, भा, मा, ये ओष्ठ यानी ओठों के मिलने से ये वर्ण निकलते हैं बाहर, इनकी ध्वनि निकलती है। जैसे दोनों ओठों से उच्चारण होता है इन वर्णों का, इन्हें लिप ध्वनि भी कहते हैं। ये जो वर्ण होते हैं ओष्ठ वर्ण, इनको लिपि ध्वनि
भी कहते हैं। व्यंजन वर्ग पवर्ग है, इनका जो वर्ग है इन व्यंजनों का, ये पवर्ग व्यंजन के वर्ण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों 3 संयुक्त व्यंजन हैं, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है। क्यों है? तो संयुक्त व्यंजन छ, त्र और ज्ञा है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञा है। 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ध्वनि स्वतंत्र रखते हैं, ये स्वतंत्र ध्वनि रखते हैं ये व्यंजन। प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको याद जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है ता, जो दा है वो किस वर्ग का व्यंजन है? तो जो दा है दोस्तों ये आपका त वर्ग का व्यंजन है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। त वर्ग के व्यंजन जैसे त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग के व्यंजन है। जैसे दंत वर्ण कहलाते हैं, यानी ये दांतों जो जीव है वो दांत से टकराते हुए, इसीलिए इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। जीभ दांतों से टकराती हुई है। व्यंजन उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं। इसमें जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो इसमें स्वर सहायक होते हैं, यानी स्वर की सहायता से इनको बोल पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि च का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो च है वर्ण, इसका उच्चारण स्थान जो दोस्तों है ये तालु है, यानी तालु से च वर्ण को बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जैसे च, छ, ज, झ, इया, ये तालव्य वर्ग है, इनको तालु से बोला जाता है। जबान तालु से टकराते हुए ध्वनि निकालती है जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। जैसे तालु से टकराकर ध्वनि निकलती है, मधुर ध्वनियां होती हैं। च वर्ग दूसरा व्यंजन वर्ग है, जो च वर्ग है ये दूसरा व्यंजन वर्ग है। जैसे पहली लाइन है वो क वर्ग है और दूसरी लाइन च वर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों ये आपका कंठ है, यानी कंठ से जब हम बोलते हैं तो आप लोग बोलिएगा तो इसमें देखिए कंठ से आवाज निकलती है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, यानी ये कंठ वर्ण के वर्ण है सभी, इसीलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। गले से उच्चारण होता है इनका, क वर्ग यानी पहला वर्ग है व्यंजनों का। शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का ता किस प्रकार का व्यंजन है? जो ता है वो किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये आपका दोस्तों दंत व्यंजन है। जो ता है ये दंत व्यंजन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दंत वर्ण जैसे ता, थ, द, ध, न, जीभ दांतों से टकराती हुई इन वर्णों का उच्चारण करती है, इसीलिए इसे दंत वर्ण कहा जाता है। इन वर्णों को, जैसे ता वर्ग पहला वर्ण होता है, हल्की ध्वनि निकलती है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है हिंदी के कितने अघोष व्यंजन हैं? हिंदी के कितने अघोष व्यंजन हैं? तो इसमें दोस्तों 10 अघोष व्यंजन हैं हिंदी के, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जैसे का, ख, च, छ, ज, च, छ और ट, ठ, त, ध, प, फ, ये अघोष व्यंजन है हिंदी के। उच्चारण में स्वर रज्जु नहीं कांपती है, जो स्वर रज्जु है वो नहीं कांपती है, घोष व्यंजन में कांपती है। वर्गीय व्यंजनों में आधे अघोष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भा किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये आपका दोस्तों भा जो है ये घोष महाप्राण प्रकार का व्यंजन है, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। महाप्राण यानी फूंक से ध्वनि निकलती है। जब आप भा बोलते हैं तो फूंक निकलती है बाहर की ओर, तब इसका उच्चारण होता है। जैसे घोष, स्वर रज्जु कांपती है। भा का उच्चारण जोर से किया जाता है। ओष्ठ वर्ग का ये वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ला किस वर्ग का व्यंजन है दोस्तों? तो ला आप सभी बताइए, ये आपका अवर्गीय वर्ग का व्यंजन है ला, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है। जैसे ला, स,
ख, सा, हा, या, रा, वा अवर्गीय व्यंजन है। ये किसी वर्ग से नहीं आते हैं, इन्हें अवर्गीय 8 कहते हैं। यानी ये 8 व्यंजन होते हैं तो इन्हें अवर्गीय 8 व्यंजन कहते हैं। उच्चारण स्थान अलग अलग इन सभी वर्णों का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है रा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो रा का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, ये आपका मूर्धा है। यानी रा मूर्धा वर्ग का उच्चारण है, वर्ण है। यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। रा मूर्धन्य व्यंजन है, जीभ की नोक तालु के पास जाती है, कंपन वाली ध्वनि है ये, अवर्गीय व्यंजन है रा व्यंजन, रा वर्ण। चलिए अगला प्रश्न है। दिया गया है वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, यह है ओष्ठ और दंत। यानी होंठ और दांत दोनों से ध्वनि निकलती है जब आप वा को बोलते हैं। अवर्गीय व्यंजन इसे कहा जाता है। वा का उच्चारण हल्का होता है, जैसे अंग्रेजी में डब्ल्यू से भिन्न होता है। आपका ऑप्शन इसमें बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है अगला प्रश्न आपका सा, ये जो दंतव्य तालव्य सा है, इसका सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, ये तालु है। जो सा को बोलते हैं तो इसका उच्चारण तालु से होता है। यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सा बराबर जैसे तालव्य व्यंजन है, सा दंत है, और खा को जो सा कहते हैं ये मूर्धन्य व्यंजन है। तीनों सा वर्ग के कहलाते हैं। ध्वनि में हल्का अंतर है इन सभी के। चलिए अगला प्रश्न है। दिया गया है आप सभी का अगला प्रश्न 24 नंबर। हिंदी में अनुस्वार किसे कहते हैं? जो हिंदी में अनुस्वार है उसे किसे कहते हैं? तो आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों, हिंदी में अनुस्वार अंग को कहते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नासिक के ध्वनि है इनकी, स्वर के साथ प्रयोग होता है इनका, जैसे संपूर्ण, संतोष। इन तरह के एग्जाम्पल जब लिखते हैं इनको, जैसे संपूर्ण लिखा तो सम यानी अंग बीच में मात्रा आ गई तो संपूर्ण। इन्हें नासिक के ध्वनि कहते हैं, स्वर के साथ इनका प्रयोग होता है। संस्कृत से उत्पन्न यह स्वर है। चलिए अगला प्रश्न है। दिया गया है विसर्ग कौन सा चिन्ह है? विसर्ग का जो चिन्ह है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का जो आ है, आह स्वर है, ये विसर्ग का चिन्ह है। यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। हल्की श्वास से उच्चारण होता है आह वर्ग स्वर का, स्वर के अंत में आता है। उदाहरण जैसे दुख, दक और खा, इनके बीच में इनका प्रयोग होता है। संस्कृत मूल ध्वनि इसकी है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। दिया गया है हिंदी में स्वर शब्द का अर्थ क्या है? तो हिंदी में जो स्वर शब्द का अर्थ है ये दोस्तों स्वतंत्र ध्वनि है। हिंदी में स्वर शब्द का स्वतंत्र ध्वनि अर्थ होता है। यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। स्वर बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र उच्चारणीय होते हैं, जैसे आ, ई, उ आदि स्वर होते हैं और इनकी मूल ध्वनियां होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है इया किस वर्ग का व्यंजन है? इया जो है वो किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये दोस्तों आपका च वर्ग का व्यंजन है इया। यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तालव्य वर्ण है इसका, च, छ, ज, झ, इया। ये च वर्ग के व्यंजन है। तालु से ध्वनि निकलती है, मधुर उच्चारण इनका होता है। चलिए अगला प्रश्न है। दिया गया है अंगा किस वर्ग का व्यंजन है? जो अंगा है ये आपका दोस्तों क वर्ग का व्यंजन है अंगा। यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कंठ वर्ण है यह, नासिक के ध्वनि है इसकी, का वर्ग का 5वां वर्ण है ये। उच्चारण इसका थोड़ा कठिन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है सा किस प्रकार का व्यंजन है? तो सा जो है दोस्तों ये आपका दंत व्यंजन है। सा दंत व्यंजन है। यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दंत अवर्गीय व्यंजन होते हैं।
दांतों से इनका उच्चारण होता है, जैसे स में अंतर स्थान से है। सबसे सामान्य ध्वनि इनकी होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि स का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। तो स का जो उच्चारण स्थान है, तो इसका आपका उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है, आपका मूर्धा है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। मूर्धन्य अवर्गीय वर्ण है सा। सा का स्थान भिन्न भिन्न है। संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है इसका ज्यादातर, और ये कठोर ध्वनि वाला वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है हिंदी वर्णमाला में कितने नासिक के वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल आपके 5 नासिक के वर्ण हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जैसे अंगा, इया और अड़ा, ना और मा, ये आपके नासिक के वर्ण होते हैं 5। पांचों वर्गों का अंतिम वर्ण है नाक से ध्वनि। सभी इनकी जो ध्वनि है वो नाक से निकलती, सभी व्यंजन ही होते हैं, इनमें स्वर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है या जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो या का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, या है तालु। तालु से या का उच्चारण होता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर। या जो है ये तालव्य अवर्गीय वर्ण है। जीभ तालु को छूती है और मधुर ध्वनि इससे निकलती है। व्याकरण में अर्ध स्वर इसे नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रा, ला, वा और या को क्या कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इन व्यंजनों को। तो इनको दोस्तों क्या कहते हैं, इनको अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है। स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि 4 अर्धस्वर या, रा, ला और वा, ये 4 अर्धस्वर व्यंजन होते हैं। उच्चारण इनका सरल होता है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसको याद जरूर करिएगा आप सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है हिंदी में कुल कितने अर्धस्वर हैं। तो हिंदी में दोस्तों अर्धस्वर कुल कितने हैं, तो इसमें कुल अर्धस्वर 4 होते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जैसे या, रा, ला और वा, ये अर्धस्वर व्यंजन है। अवर्गीय वर्ग के सदस्य हैं ये अर्धस्वर बराबर स्वर प्लस व्यंजन, यानी दोनों के मेल से ये वर्ण व्यंजन बने हैं। भाषा में सहज प्रयोग इनका होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हा किस स्थान का वर्ण है। तो जो हा है दोस्तों, ये आपका कंठ वर्ण का वर्ण है, व्यंजन है आप सभी का। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कंठ अवर्गीय व्यंजन है। गले से हा उच्चारण होता है। अंतिम वर्णों में से एक है। संस्कृत प्रभावशाली ध्वनि है इसकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है त्रा किससे मिलकर बना है। जो त्रा वर्ण है ये आपका व्यंजन किससे मिलकर बना है, तो ये दोस्तों आपका ता और प्लस रा से मिलकर बना है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। संयुक्त व्यंजन है यह। त वर्ग और अवर्गीय रा से बनता है ये। सामान्यतः संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे त्रिशूल, त्रिकाल, ये इससे वर्णों में इस तरह के इनका प्रयोग होता है इस व्यंजन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है आप सभी का ज्ञा जो है वो किससे मिलकर बना होता है। तो ज्ञा दोस्तों, जो ज्ञा व्यंजन है ये आप सभी का जा प्लस इया से मिलकर बना होता है। ज्ञा वर्ण यानी व्यंजन, ऑप्शन ए आप सभी का सही उत्तर है। संयुक्त व्यंजन इसको कहते हैं। अंतिम वर्ण के रूप से प्रसिद्ध है, रूप में प्रसिद्ध है। कठिन उच्चारण इसका होता है। ये परीक्षाओं में हमेशा बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसको जरूर याद करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि छा किससे मिलकर बना है। तो ये आपका दोस्तों छा जो व्यंजन है ये का और सा से मिलकर बना है। का प्लस सा यानी छा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। संयुक्त व्यंजन है या कंठ से इसकी और मूर्धन्य का मेल से इसको बोला जाता है। विशेष ध्वनि है इसकी। संस्कृत शब्दों में मुख्यतः इसका प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग हैं।
तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों जो वर्ग हैं ये आप सभी के 5 वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, ये 5 प्रकार के आपके वर्ग होते हैं हिंदी वर्णमाला में। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पंचवर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। भाषा की ध्वनि व्यवस्था होती है, यानी अलग अलग होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है आप सभी का कि पंचवर्गीय व्यंजनों का अंतिम वर्ण कौन सा है। तो पंचवर्गीय जो वर्ण है उसका अंतिम वर्ण कैसा होता है। तो ये आपका दोस्तों नासिक्य होता है। जो पंचवर्गीय वर्णों का अंतिम वर्ण है ये नासिक्य होता है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है। जैसे अंगा, इया, ड़ा, ना और मा, ये नासिक्य अंतिम वर्ण कैसा होता है। तो ये नासिक्य होता है, नाक से इनका उच्चारित होता है, यानी उच्चारण होता है। वर्ग का 5वां वर्ण है ये, हल्की मधुर ध्वनि में इनका उच्चारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है। दिया गया है कि पंचवर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो पंचवर्गीय जो व्यंजनों की कुल संख्या है ये दोस्तों आपकी 25 होती है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है। जैसे 5 वर्ग इंटू 5, यानी 5 गुणे 5, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं तो 5 वर्ग हैं इसके, तो 5 गुणे 5 यानी 25 वर्ण हो जाते हैं पंचवर्गीय व्यंजनों में। यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन सभी के 5-5 वर्ण होते हैं, तो इन सभी को मिलाकर 25 वर्ण हो जाते हैं, यानी 5 वर्ग कहलाता है इनको मिलाकर। हर वर्ण में 5 वर्ण होते हैं। परीक्षा में ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाला है, तो इसको याद जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि टा, ठा, डा, ढा और ड़ा किस वर्ग के हैं। तो ये दोस्तों आपके ट वर्ग के वर्ण हैं। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये ट वर्ग के वर्ण हैं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ट वर्ग के वर्ण मूर्धन्य हैं। जीभ की नोक तालू से टकराती है इनको बोलते हुए। कठोर ध्वनि होती है इनकी। पंचवर्ग का तीसरा वर्ण होता है ये। चलिए अगला प्रश्न है। दिया गया है कि चा, छा, जा, झा, इया किस वर्ण में आते हैं। तो जो चा, छा, जा, झा, इया है ये आपका दोस्तों च वर्ग में आते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तालव्य वर्ण है ये और तालु से ध्वनि बनती है इनकी, मधुर उच्चारण होता है इनका। दूसरा वर्ग यह है जो च वर्ग है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है फ्रेंड्स। का, खा, गा, घा, अंगा किस वर्ण में आते हैं ये। तो ये आपके दोस्तों किस वर्ण में आते हैं। तो ये आपके क वर्ग में आते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कंठ वर्ण होता है इनका। गले से उच्चारण इनका होता है। क वर्ग का जो वर्ण होते हैं इसमें पहला वर्ग है ये, कठोर ध्वनि इनकी होती है। चलिए अगला प्रश्न है। दिया गया है ता, था, दा, धा, ना किस वर्ग के हैं। तो ये आपके दोस्तों किस वर्ग के हैं। ये आपके त वर्ग के जो हैं वर्ण ये हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये दंत वर्ण है। जीभ दांतों से टकराती हुई इन वर्णों का उच्चारण करती है। चौथा वर्ग है या मध्यम ध्वनि इनकी होती है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है कि पा, फा, बा, भा, मा किस वर्ग के हैं। तो ये दोस्तों प वर्ग के वर्ण हैं, यानी ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है। ओठों से इनकी ध्वनि निकलती है टकराते हुए, तो ओठ से इनकी ध्वनि बनती है। 5वां वर्ग होता है। मां नासिक की ध्वनि है इसकी, जो मां वर्ण है इसकी नासिक की ध्वनि होती है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है प वर्ग। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है फ्रेंड्स। महाप्राण व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। जो महाप्राण व्यंजन है ये आपके दोस्तों 10 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जैसे खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा और भा। बोलने में फूंक अधिक निकलता है। उच्चारण में तेज वायु है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अल्प प्राण
व्यंजन कौन से हैं? तो अल्प प्राण जो व्यंजन है ये आपके का, गा, चा, जा, टा, डा, ता, दा, पा और बा ये आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ऑप्शन ए आपका 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। यानी हवा का कम प्रयोग होता है इसमें, स्वरज जो कांपती हुई होती है तब इनका उच्चारण होता है, मुलायम ध्वनि होती है इनकी, और हर वर्ग का पहला व तीसरा वर्ण है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सा और सा यानी जो तीन ये सा होते हैं इन तीनों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। हवा रगड़ कर निकलती है इसमें जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, हल्की फूंक जैसी ध्वनि होती है, अवर्गीय व्यंजन होते हैं ये, शुद्ध उच्चारण पर बल होता है इनका। चलिए अगला प्रश्न है आपका दिया गया है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि हा किस प्रकार का ऊष्म व्यंजन है? तो जो हा है दोस्तों ये कंठ प्रकार का व्यंजन है, ये कंठ से इसका उच्चारण होता है हा वर्ण का, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। गले से निकलने वाली ध्वनि होती है जो हल्की फूंक से इसका उच्चारण होता है। ऊष्म व्यंजन का अंतिम है ये अक्षर, संस्कृत का प्रभाव इसमें अधिक होता है, उच्चारण में हवा अधिक होती है इसमें। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये सभी क्वेश्चन हमें उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सभी कितने क्वेश्चन टॉप 50 में से किए हैं? बाकी टॉप 50 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वे आपको अगली क्लास में कल मिलेंगे सुबह 9 बजे। तो आप सभी अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। और इसमें कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं या आपको पहले से पता थे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक प्रतिदिन पहुंचती रहे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।